आप सभी को, सभी साथियों को, पढ़ने वाले जितने भी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी और केवीएस, एमबीएस जितने लोग भी पढ़ने वाले हैं, आज का एक डेमो क्लास आप लोगों को मैं अपलोड कर रहा हूँ। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र, चाहे भारत के, चाहे आदि मानव के चित्रकला के केंद्र, चाहे आदि मानव की चित्रकला की उत्पत्ति क्या हुई थी। ठीक है, इससे पहले हम लोग देखेंगे कि जो चित्रकला की उत्पत्ति हुई है किसके अंतर्गत हुई है, क्या उसका काल था और किस काल में हम करते हैं। सबसे पहले देखा जाए कि जो उस समय आदि मानव थे, आदि मानव ने अपने हृदय भंग को शांति करने के लिए उस चित्रकला की शुरुआत करते हैं। अब ये करते कैसे हैं और क्यों नहीं ये चित्रकला पूरा पाषाण काल में हुई, प्रागैतिहासिक काल के पहले काल में क्यों नहीं हुई, मध्य पाषाण काल में क्यों नहीं हुई, जाके नव पाषाण में क्यों हुई, इसको भी हम इसकी चर्चा करेंगे इस सेशन में। आते हैं, पहले पढ़ते हैं। आपको पढ़ना है कि जो आदिकाल की चित्रकला है, आदिकाल की चित्रकला की अगर बात करते हैं तो आदिकाल की चित्रकला को पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास। थोड़ा बहुत, अब पूरा नहीं पढ़ेंगे, भारत के इतिहास में, भारत के इतिहास में थोड़ा फंडामेंटल रखेंगे। इसी के उपरांत हम भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र को जोड़ेंगे। तो देखते हैं कि भारत का इतिहास क्या है। भारत का इतिहास ध्यान रखेंगे, भारत का इतिहास पढ़ेंगे। और भारत के इतिहास में अगर देखा जाए तो भारत के इतिहास में अध्ययन की दृष्टि से, जैसे हम किसी अपने ही तत्वों को, जैसे मान लीजिए कि मेरा गांव है और गांव के अंतर्गत हम किसी सिटी में रहते हैं, तो अपने सिटी को एक तरीके से समझने के लिए उस सिटी को अलग अलग भागों में बांट देते हैं कि ये सिटी इस एरिया की है, ये सिटी डेवलपमेंट है, ये सिटी नगरी है, ये सिटी डेवलपमेंट नहीं है। इस तरह से अपने अनुसार हम बांट देते हैं। उसी तरह विद्वानों ने भारत के इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से, किसके अध्ययन की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में बांटा था। और देखिए, अध्ययन की दृष्टि से इसको 3 भागों में कौन कौन से भाग है ध्यान रखेंगे। ठीक है, 3 भागों में बांटा था। फर्स्ट भाग अगर इसकी बात करते हैं तो आएगा प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आएगा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। ध्यान रखेंगे, अलग अलग कालों को क्यों बांटा गया इसको मैं अभी बताता हूँ। आद्य ऐतिहासिक काल, उसके बाद से ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल। अब देखिए, ये काल हो गया है। अब समझना ये है कि ये अध्ययन की दृष्टि से तो 3 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, किसको? भारत के इतिहास को, भारत के इतिहास को बांट दिया गया। भारत के इतिहास ये। इसके बाद प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं कि जिसमें साक्ष्य मिला है। ठीक है, साक्ष्य तो मिला है तो सही है, लेकिन लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला है। लिखित साक्ष्य कुछ नहीं मिला है, ये प्रागैतिहासिक काल का है, ये ध्यान रखें। लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। और ये शिला पे जो भी इसके जो पाषाण कालीन मिले हैं, जैसे औजार बोल सकते हैं, चाहे यंत्र बोल सकते हैं, इसका अंकन बस से साक्ष्य मिला है, कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। ये प्रागैतिहासिक काल में हुआ है। ठीक है, अब देखिए, प्रागैतिहासिक काल में ये अगर काल हुआ है तो इसके बाद भी एक काल आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल की अगर बात करते हैं तो इसमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, ध्यान रखेंगे, लिखित साक्ष्य इसमें मिलते हैं, लेकिन इसको पढ़ा नहीं गया है। क्या गया? पढ़ा नहीं गया है। अब देखिए, लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है, तो ये क्या है? आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में अब तक लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, लेकिन उस सभ्यता को पढ़ा नहीं गया है। आने वाले वर्तमान समय में अगर विद्वान इस सभ्यता की लिपि को पढ़ लेते हैं तो इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को, जो आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, लेकिन नहीं पढ़ी गई है तो इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल में रखा गया, नहीं तो इसे ऐतिहासिक काल में रख दिया जाता। और यहाँ पे लिखित साक्ष्य नहीं मिलता तो सिंधु घाटी सभ्यता प्रागैतिहासिक काल में आ जाती। तो सिंधु घाटी सभ्यता है आद्य ऐतिहासिक काल की। जब इसको विद्वान पढ़ लेंगे तो ये चली जाएगी सभ्यता ऐतिहासिक काल में। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आते हैं। तो ऐतिहासिक काल में अगर देखा जाए तो इसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, लिखित साक्ष्य मिले हैं और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी गया है। ये थीम था, इसका कोई मतलब नहीं है भारत के इतिहास को, लेकिन समझना है इसको। जब समझना है प्रागैतिहासिक काल को तो इसको भी समझना जरूरी होता है। अब हमको पढ़ना है इसके अंतर्गत जो कलाएं होती है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो कलाएं होती है, ध्यान रखेंगे। देखिए, प्रागैतिहासिक काल को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले 3 भागों में अगर बांट रहे हैं, दिखाई दे रहा है इसमें, हाँ थोड़ा टेढ़ा हो गया है,
तो देखिए प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। उससे पहले बांटने से पहले देखेंगे प्रागैतिहासिक काल किस शब्द से बना है। तो प्रागैतिहासिक काल प्री हिस्टोरिक शब्द से बना है। प्री हिस्टोरिक शब्द से बना है। और ध्यान रखेंगे प्रागैतिहासिक शब्द प्री हिस्टोरिक शब्द से बना है। और प्रागैतिहासिक शब्द का पहली बार जो प्रयोग अगर देखा जाए, शब्द का प्रयोग किसमें किया गया था? 1851 में किया गया था। अब देखिए 1851 में किया गया है, लेकिन इसका भी तो कुछ विवरण होना चाहिए कि 1851 में किसने किया था, कहाँ किया था, इसका विवरण होना चाहिए। इसका विवरण है, ध्यान रखेंगे कि 1851 में इसका विवरण एक विद्वान थे जिनका नाम था डेनियल विल्सन। डेनियल विल्सन की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम है, दिख रहा है यहाँ पे, हाँ दिख रहा है, द आर्कियोलॉजी प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड। इसमें देखा जाए, इसी पुस्तक में जो डेनियल विल्सन द्वारा लिखी गई है, उसी में सबसे पहले अगर देखा जाए तो उसी में प्रागैतिहासिक शब्द चाहे प्री हिस्टोरिक शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था 1851 में। इसके बाद से देखते हैं कि प्रागैतिहासिक शब्द में देखा जाए कि प्री हिस्टोरिक को किसने पहली बार शब्द का प्रयोग किया था और कब किया गया था? 1851 में। लेकिन इसी प्रागैतिहासिक काल को एक विद्वान थे जिनका नाम था डॉक्टर लुबाक। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर लुबाक, ये नाम याद रखेंगे। डॉक्टर लुबाक ने ही प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा था। कब सन में? 1863 में। 1863 में डॉक्टर लुबाक ने ही प्रागैतिहासिक काल को 3 कालों में बांटा था। ठीक है, वो कौन कौन से काल है ध्यान रख लेंगे। देखिए उस काल में आते हैं, यहाँ पे थोड़ा इधर लिख देते हैं क्योंकि अभी इसके बारे में जानकारी कुछ लिखना है। दिख रहा है वहां तक? हाँ दिख तो रहा है। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, 3 भाग देखते हैं इसका। 3 भाग कौन कौन से? तो फर्स्ट भाग पे देखते हैं, जो इसका फर्स्ट भाग है। देखिए 3 भागों में बांटा था किसने? लुबाक में। यहाँ पे देते हैं 3 भागों में बांटे थे 1863। लेकिन प्रागैतिहासिक शब्द का जो प्रयोग किया गया है उसको ध्यान रखें। प्रागैतिहासिक शब्द का जो प्रयोग किया गया 1851 में डेनियल विल्सन ने किया था, जो उनकी पुस्तक थी द आर्कियोलॉजी प्रीहिस्टोरिक एनल्स ऑफ स्कॉटलैंड में उन्होंने किया था प्रथम बार किसका? प्रागैतिहासिक चाहे प्रीहिस्टोरिक शब्द का प्रयोग। उसके बाद से देखते हैं कि डॉक्टर लुबाक महोदय ने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में अध्ययन की दृष्टि से भी बांटे थे। पहला हो जाएगा पूरा पाषाण काल, नाम याद रखेंगे, पूरा पाषाण काल, शब्द को सुनेंगे बस, पूरा पाषाण काल। उसके बाद से मध्य पाषाण काल। उसके बाद से तीसरा अगर देखा जाए इसको बांटा गया है उत्तर या नव पाषाण काल। ध्यान रखे रहेंगे, जब हम पाषाण की बात करते हैं तो पाषाण में होता क्या है, इसको भी एक लिख लेंगे यहाँ पे कि पाषाण में होता क्या है। तो इसको लिखेंगे, पाषाण में होता है पत्थर। पाषाण में क्या होता है? पत्थर होता है। इसी को हम प्रस्तर भी बोल सकते हैं। तो अब देखिए प्रस्तर मैंने लिख लिया और इसके अंतर्गत देखा जाए तो इसका अलग अलग भी नाम मिलता है। ठीक है, अलग अलग नाम भी इसका अंकन किया गया, किस किस नामों में रखा गया है। तो इसको पूरा प्रस्तर युग भी बोलते हैं, इसको मध्य प्रस्तर युग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तर प्रस्तर चाहे उत्तर प्रस्तर युग के नाम से भी इसको जानते हैं। किसको? नव पाषाण काल को। अब नव पाषाण काल में देखेंगे जब पाषाण के शब्द का प्रयोग किया गया है तो पाषाण क्या है? तो पाषाण एक पत्थर भी बोलते हैं पाषाण को, चाहे प्रस्तर के नाम से उसको जानते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। और उसको समझने के बाद से इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, अलग अलग नाम में भी देखेंगे कि इसका अलग अलग क्या नाम रखा गया है। इसको देखा जाए तो मेगालिथिक, ठीक है, इसको बोलते हैं मेगालिथिक, ठीक है, इसको बोलते हैं मेसोलिथिक, इसको बोलते हैं नियोलिथिक। देखिए तीनों नाम हो गया। तीनों नाम के बाद एक और नाम आता है, आपको पता है, इसका अलग अलग नाम आता है पूरा प्रस्तर युग, इसको लिख सकते हैं। ये भी पूछा जाता है। आप लोग सस्पेंस में क्यों तीनों नाम बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कोई पूछ दे
कि डॉक्टर लुबाक ने 3 प्रकार में किसको किसको बांटा था, तो अलग अलग नाम देखिए इसको तो बांटे थे, कहीं ये तीनों ही नाम दे दे, अंकन कर दे वहां पे, क्या इसमें कौन सा नहीं है, इस तरह भी छाटने के लिए दे सकता है। तो इसको लिखेंगे पूरा प्रस्तर युग, पूरा प्रस्तर युग, और इसको लिखेंगे मध्य प्रस्तर युग, मध्य प्रस्तर युग, इसको लिखेंगे नव प्रस्तर युग। ये हो गया। इसके उपरांत ये कलाएं हैं, सॉरी इस काल को डॉक्टर लुबाक ने बांटा था। इसका टाइम पीरियड देख लेंगे, टाइम पीरियड इसका कहीं से मान सकते हैं, लेकिन टाइम पीरियड जो ऑथेंटिक अगर मानेंगे तो 30,000 ईसा पूर्व से लेके 30,000 ईसा पूर्व से लेके 25,000 ईसा पूर्व तक कितना मानव ने संघर्ष यहाँ पे किया था। ठीक है, ईसा पूर्व ध्यान रख लेंगे, ईसा पूर्व तक। उसके बाद से मध्य प्रस्तर युग का जो समय देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 25,000 ईसा पूर्व से लेके और 10,000 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 10,000 ईसा पूर्व। उसके बाद से देखेंगे कि जो नव प्रस्तर युग है 10,000 ईसा पूर्व से लेके और 3,000 ईसा पूर्व तक। अब देखिए एक क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था टीजीटी 2021 में, कि उसमें ये पूछा गया था कि मध्य प्रस्तर युग चाहे मध्यकाल का समय क्या था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, उस समय के बारे में हम जिक्र करेंगे। इसको थोड़ा यहाँ पे मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, और ये क्वेश्चन था आपका, उसको हम बताएंगे क्या है उस क्वेश्चन में, लॉजिक क्या है। देखिए क्वेश्चन आपको पूछा था कि मध्यकाल का चाहे मध्य पाषाण काल का समय क्या था, मध्य पाषाण काल का। और देखिए ऑप्शन में दिया था इसको, पहला ऑप्शन दिया था 1000 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन जो दिया था 2000 ईसा पूर्व। क्वेश्चन को समझ लेंगे कैसे क्वेश्चन इसमें भी पूछा जा सकता है इसका समय, उसमें भी। तीसरा दिया था मध्य प्रस्तर के बाद कितना दिया था, 4000 ईसा पूर्व। पांचवा चौथा जो दिया था उसमें दिया था 6000 ईसा पूर्व। लेकिन पहली बार जो आंसर की आई थी उसमें अगर देखा जाए कि क्या कराया गया था, सही 4000 कराया गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे जो संशोधित आंसर की आती है 6000 होती है। अब 6000 क्यों आती है इसको हम बताते हैं। मान लीजिए कि उत्तर पाषाण काल का जो समय है एट लास्ट 3000 है, और यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग, इसको हम निकालना है मध्य पाषाण काल को, तो इससे अटैचमेंट करेंगे तभी निकल पाएगा। तो क्या करेंगे कि मध्य पाषाण काल का जो समय एट लास्ट 3000 है, तो इसका मतलब कि 3000 के बाद जो 2000 और 1000 है ये तो श्योर फॉल्स है, क्योंकि जो ये पूरा पाषाण काल का जो समय पीरियड है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 के बीच में ही है। ये पूरे की बात कर रहे हैं, इसकी हम पार्टिकुलर बात नहीं कर रहे, पूरे का काल है। तो इसका मतलब कि ये दोनों ऑप्शन है, इसको कट कर देंगे। ऑप्शन आता है 4000 और 6000। अब देखिए 4000 और 6000 आता है, तो हमको पूछा है कि मध्य पाषाण काल का जो समय है वो क्या है। अब देखिए ध्यान रख रहेंगे, अगर हम चलते चलते जाते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर यहाँ से 25,000 से लेकर 10,000 है, और 10,000 से हम आगे बढ़ते हैं कि इसका कोई इर्द गिर्द समय नहीं दिया है, तो आगे जब बढ़ेंगे तो पहले आपका 6000 आएगा, उल्टा साइड में जब बढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे 9000 हो जाएगा, उसके बाद से 8000 हो जाएगा। यहाँ पे देखा 8000 के बाद अगर देखा जाए, यहाँ पे 8000 के बाद देखा जाए तो 7000 हो जाएगा, 7000 के बाद 6000 हो जाएगा, और 6000 के बाद 5000 हो जाएगा, और 5000 के बाद 4000 हो जाएगा। अब देखिए इसमें देख रहा होगा आपको नंबर, तो जो इसमें हम मध्य पाषाण काल में जब इसका समय निकालेंगे तो पहले 9 पे आएंगे, ऑप्शन नहीं मिलेगा 9, तो 9000 नहीं रहेगा, तो 8000 आएंगे, 7000 आएंगे। लेकिन एट लास्ट जो नजदीकी आंसर प्राप्त होता है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, क्योंकि मध्य पाषाण काल का जो लास्ट समय टाइम पीरियड है वो 10,000 ईसा पूर्व है, तो 10,000 ईसा पूर्व से जो नजदीकियां दिख रही है 6000 की दिख रही है, ना कि 4000 की दिख रही है, तो इसीलिए इसे 6000 कराया था। सिंपल एक बार और समझेंगे कि जैसे मान लीजिए कि ये 3 काल हम दे दिए, जैसे इसका काल अगर दिया जाए तो 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है, 1000 के बाद अगर दिया जाए 2000 ईसा पूर्व है, एक बार और समझा दे रहे हैं, और 4000 ईसा पूर्व है, ठीक है। उसके बाद से देखते हैं 4000 ईसा पूर्व के बाद देखते हैं 6000 ईसा पूर्व, ठीक है। अब इसमें ध्यान रख रहेंगे कि ये पूछा है मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल पूरा पूछा है, तो मध्य पाषाण काल का जो समय है यहाँ पे देखेंगे ये कितना है, 25,000 से लेकर 10,000, ठीक है, ईसा पूर्व। और ईसा पूर्व ये है, तो नव पाषाण काल जो समय है, नव पाषाण काल का
वो समय है देखा जाए तो इसका है 10,000 से लेके 3,000 है ईसा पूर्व। तो जब ईसा पूर्व ये है 3,000 के बाद कोई किसी का अंकन ही नहीं कर सकते हैं, तो सिंपल 2 को हम ऐसे ही हटा देते हैं कि 1 से और 2 से यहाँ से मतलब नहीं है, क्योंकि 3,000 के बाद जाने का कोई मतलब है नहीं, निकाल ही नहीं सकते वहां पे, उसका कोई अर्थ होगा नहीं। तो एक काम करेंगे कि इतना हम कर दिए, अब हमको जाना है मध्य पाषाण काल के अंतर्गत, उसको पूछना है, ठीक है। तो मध्य पाषाण काल के अंतर्गत अगर हम जाते हैं, यात्रा करते हैं कि मध्य पाषाण काल में कौन अटैचमेंट हो जाएगा, तो आप बताइए सिंपल कि अगर मध्य पाषाण काल के सबसे नजदीकी क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले नजदीकी 6,000 दिखाई दे रहा है। मध्य पाषाण काल के सबसे नजदीक जो है 6,000 ईसा पूर्व ही दिखाई दे रहा है, 4,000 नहीं दिखाई दे रहा है। 4,000 आते आते इसका मतलब कि 1,000 साल अभी गैप कर देंगे और उससे पहले 6,000 आता है, इसीलिए देखा जाए तो 2021 के टीजीटी में 6,000 ही कराया गया ऐसे, इसको ध्यान रखेंगे। लेकिन एथेंटिक है नहीं, एथेंटिक बहुत से बुकों में 6,000 दिया है, लेकिन इस तरह से ऑप्शन कट करके इसको हल किया गया है, इस तरह से इसको मान सकते हैं क्यों 6,000 माना है, ठीक है। आगे इसमें पढ़ते हैं, जैसे हम अभी इसकी कहानी दूसरी लेके चल दिए थे, 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा इसे मिटा लें। तो अब पढ़ते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में जो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल का जो टाइम पीरियड था, मैंने इसको बांट दिया और इसके बांटने के उपरांत हमको देखना है आगे क्या इसमें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और क्या क्या तथ्य ध्यान रखे रहेंगे प्रागैतिहासिक काल। इसके बाद से देखते हैं कि फिर से अध्ययन की दृष्टि से, फिर से कुछ पॉइंटों के हिसाब से, कुछ तथ्यों के हिसाब से पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया था। देखिए पूरा पाषाण काल है, इसी पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, ध्यान रखेंगे। वो कौन कौन सा है यहाँ पे दिख रहा है। वो पहले अगर देखा जाए जो बांटा गया है पूर्व पूरा पाषाण काल, ध्यान रखेंगे। पूरा पाषाण काल हम यहाँ पे पूरा लिख रहे हैं, इसको, इससे हमको मतलब नहीं है, पूरा पाषाण काल लिख रहे हैं। अब देखिए पूरा पाषाण काल लिख रहे हैं तो पूर्व लगा दे रहे हैं, मतलब पहले की सबसे। उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। और तीसरा जो लिखेंगे इसमें, दूसरा हो गया, तीसरा लिखेंगे 9, या उसको लिख सकते हैं उत्तर भी लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, उत्तर या 9 पूरा पाषाण काल। और देख लीजिए अलग अलग इसमें मेंशन किया गया, तीनों का अलग अलग संघ है। इस तीनों को मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले मानव का निवास स्थान कहाँ था, तो प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में था। वो कहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल में। डायरेक्ट प्रागैतिहासिक काल पूछता है, लेकिन अगर इसका निचोड़ पूछ दे कि रियल में जो प्राकृतिक निर्मित मानव गुफाओं में मानव रहते थे वो कहाँ पे रहते थे, तो उसको मैं अभी बताऊंगा कहाँ पे रहते थे। देखिए इसमें पूरा पाषाण काल में ही आग की खोज हुई थी। किसकी, आग की, ध्यान रख रहेंगे, आग की खोज होती है। आग की खोज कब होती है, पूरा पाषाण काल में। देखिए आग की खोज तो यहाँ पे हुई है, लेकिन आग का प्रयोग अगर देखा जाए यहाँ पे प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ है। आग का प्रयोग मध्य पाषाण काल में हुआ है। और आग की खोज कब हुई है, ये पूर्व या पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आग की खोज को रखा गया है और उसका प्रयोग मध्य पूरा पाषाण काल में हुआ है। इससे पहले अगर देखा जाए कि पूरा पाषाण काल में जो मानवों का निवास स्थान था, मानव जो रहते थे बर्फीली स्थानों में रहते थे। बर्फीली स्थानों में झुंड बना के, ठीक है, झुंड बना के लगभग 5 से 7 व्यक्ति एक झुंड में रहते थे। अब इसको पूछता नहीं, मैं बस ऐसे नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ कि इसी झुंड बना के कब रहते थे, पूरा पाषाण काल के अंतर्गत मानव बर्फीली स्थानों पे रहते थे। इसके जस्ट बाद अगर परिवर्तन होता है तो इनको प्राकृतिक निर्मित गुफाएं मिल जाती है, और प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में मानव का जो निवास स्थान था मध्य पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आता है। कहाँ पे, प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में, प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में। अब देखिए इतना मैं डीप क्यों पढ़ा रहा हूँ, डीप पढ़ने का एक मतलब है। अभी मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहे सिंपल कि मानव का निवास स्थान कहाँ था, आदि मानव का निवास स्थान कहाँ था, तो अलग अलग है इसमें, क्योंकि बस्तियों में रहने का जो कार्य किए थे उत्तर पाषाण काल में किए थे मानव ने, आदि मानव ने। लेकिन इससे पहले इसको भी समझेंगे कि जो प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहते थे किस काल में रहते थे, मध्य पाषाण काल में। अब क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ दे कि मानवों का, चाहे आदि मानवों का निवास स्थान क्या था, तो ध्यान रख रहे हैं कि आदि मानव का निवास स्थान। अब देखिए निवास स्थान अगर बात करते हैं, प्राचीन लिख देते हैं, प्राचीन आदि मानव का निवास स्थान क्या था,
इसमें ध्यान रखेंगे अगर पूछ दे प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन ए दे दे पहला कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक दे दे, और दूसरा दे दे पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, तीसरा दे दे आपको यहाँ पे मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और चौथा दे दे इनमें से कोई नहीं। अब देखिए हल कैसे करना है इसको। देखिए क्वेश्चंस अगर आपसे पूछता है सिंपल, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है, व्यक्ति ए है, और ए से पूछा जाए इससे कि अच्छे बताओ कि प्राकृतिक निर्मित गुफाओं मानो कहाँ रहता था, तो प्रागैतिहासिक काल में रहता था, ठीक है। जब ये व्यक्ति यहाँ से और नजदीक आता है और इसके पास आता है, तो इसके पास आने के बाद पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल भी जुड़ा है किसी से, वो जुड़ा है पूरा पाषाण काल से। तो जब यहाँ पे ये व्यक्ति ए आएगा तो तब इसको पता चलेगा कि जो आदि काल के मानव थे वो पूरा पाषाण काल के अंतर्गत प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहते थे। अब ये व्यक्ति ए से यहाँ पे आया तो इसकी जानकारी हुई, और यहाँ पे जब व्यक्ति ए आता है तो इसकी जानकारी ये होती है कि प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे, आदि मानव थे, वो प्राकृतिक निर्मित गुफाओं कहाँ में रहते थे, मध्य पूरा पाषाण काल में रहते थे। तो इसलिए जो इसका आंसर होगा ये होगा मध्य पूरा पाषाण काल। अगर ऑप्शन में मध्य पूरा पाषाण काल नहीं दिया है तो सेम उल्टा रिएक्शन करेंगे, आएंगे पूरा पाषाण काल तक, पूरा पाषाण काल दिया है तो पूरा पाषाण काल को लगाएंगे। बट लास्ट में अगर दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है तो ऑप्शन नंबर ए प्रागैतिहासिक लगा देंगे। लेकिन अगर तीनों में ऑप्शन में दिया है तो मध्य पूरा पाषाण काल ही लगाएंगे। आप समझ गए होंगे कि क्वेश्चन किस तरह हल करने। अगर नहीं समझते होंगे तो इसको एक बार और वीडियो को थोड़ा एक बार बैक करके भी देखिएगा कैसे क्या मैंने बताया। दोबारा रिपीट करूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, आप लोग को नीरस लगेगी, क्योंकि इसका बहुत डिटेल्स है। डिटेल्स मतलब कि कुछ ऐसा पॉइंट है कि हम नहीं छोड़ेंगे, मतलब छोड़ेंगे उसको, सबको पढ़ाना है, वो भी डिटेल्स में पढ़ाना है। इससे पहले भी एक वीडियो मेरी अपलोड है, जो बैच बनाया हम लोगों का शेखर क्लासेज में, ऐसे ही सभी वीडियो उसमें अपलोड की गई हैं। जिसको देखना होगा उससे उसको देख सकता है पेड ग्रुप ज्वाइन करके। बाकी इसमें देखेंगे सभी का वीडियो है, उसमें सभी टॉपिक का एक निचोड़ रखा गया, समझाने का बिल्कुल आपको अपने शब्दों में कि आप उसे समझ जाएं वो प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि ये तो हो गया। अब सिंपल एक और क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है, इसको हटा देते हैं हम कि क्वेश्चन से पूछता है, इधर से हटाते हैं। क्वेश्चन से पूछता है आपसे कि ये बताइए कि जो आदिकाल में मानव ने आग की खोज, न सिंपल है, आग की खोज किस काल में हुई थी। यहाँ पे देते हैं कि आग की खोज और प्रयोग अलग अलग है। खोज तो कर लिया लेकिन उसका प्रयोग वो लोग मध्य पूरा पाषाण काल में ही करते हैं। आग की खोज किस काल में हुई, किस काल में हुई, ध्यान रख रहे हैं, आग की खोज बता रहे हैं। देखिए पहले हम पढ़ते हैं कि आग की खोज प्रागैतिहासिक काल में हुई। सिंपल पढ़ते हैं, जानकारी है तो लिखते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। फर्स्ट ऑप्शन ये रखेंगे ए, बी रखेंगे पूरा पाषाण काल, बी रखेंगे पूरा पाषाण काल, और सी रखेंगे पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल, डी रखेंगे उत्तर पाषाण काल। देखिए सस्पेंस वाले हैं, उत्तर पाषाण काल। अब इसको हल कर देंगे, इसको समझ लेंगे तो बहुत से बेसिक क्वेश्चंस आपको जानकारी हो जाएंगे। अब देखिए क्या है, पूछ रहा है कि आग की खोज किस काल में हुई। अब आग की खोज कर रहा है तो देखिए पूरा पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता था कि आग की खोज कब हुई थी, तो आग की खोज ऐसे लोग भी बताते हैं प्रागैतिहासिक काल में हुई है, ऐसे ही बोल देते हैं कि लोग प्रागैतिहासिक काल में हुई है। लेकिन जब व्यक्ति फिर यहाँ पे इसको हम खड़ा कर देते हैं ये व्यक्ति को और पूछते हैं तो सबसे पहले आता है, उसको दिखाई देता है कि प्रागैतिहासिक काल में खोज हुई है। उसके बाद से जब व्यक्ति यहाँ पे आता है तो उसको पता चलता है कि नहीं, प्रागैतिहासिक काल से भी पहले एक और काल अगर जाएंगे उसमें तो वो होता है पूरा पाषाण काल, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल को तो लुबाक ने 3 भागों में बांट दिया था, डॉक्टर लुबाक ने 1863 में। तो जब व्यक्ति ये यहाँ पे आता है तो उसे पता चलता है कि नहीं, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई है। जब व्यक्ति इसके नजदीक आता है तब उसे पता चलता है कि नहीं, इससे भी पहले एक काल था जिसको पूर्व पूरा पाषाण काल बोलते हैं, यही पे आग की खोज हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही कर देंगे। अगर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे नहीं देता है तो सेम उल्टा हम चलेंगे। अब उल्टा चलने का मतलब कि पूरा पाषाण काल नहीं दिया है एट लास्ट पॉइंट में, तो दूसरा देखेंगे पॉइंट क्या दिया, तो पूरा पाषाण काल दिया है, तो पूरा पाषाण काल को सही कर देंगे। अगर ये भी ऑप्शन में नहीं दिया है, दोनों ऑप्शन में नहीं दिया है, तो
आंख बंद करके फिर लगाएंगे प्रागैतिहासिक काल। बस ये आप समझ गए होंगे आंख की खोज। सेम इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं आंख का प्रयोग। आंख का प्रयोग देखिए पूछता है तो मध्य पूरा पाषाण काल में आंख का प्रयोग हुआ है। आंख का प्रयोग इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी का हिस्सा है मध्य पूरा पाषाण काल। समझ गए होंगे इतना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होगी। फिर दिक्कत होगी तो बता देंगे आप लोग, एक बार हमसे बात कर लेंगे, शरीर से समस्या आ रही है मैं उसको फिर से पुनः सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। देखिए अब पढ़ेंगे इसमें, इसी सेशन में हम लोगों का कि जो प्रागैतिहासिक काल में जो हम 3 भागों में बांटे थे दुर्बाक ने, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इसकी विशेषताएं हम लोग देखेंगे। टाइम पीरियड में आपको बता दिया था, इसकी विशेषताएं देखेंगे। विशेषताएं क्या है इसको क्रम से लिखते रहेंगे। देखिए पूरा पाषाण काल में अगर देखा जाए तो इसका भी एक थीम था। पूरा पाषाण काल अगर इसको देखा जाए इसका भी एक थीम था। इस समय अगर देखा जाए जो मानव का था तो प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहते थे। फर्स्ट में प्राकृतिक निर्मित गुफाओं में रहते थे। कहाँ पे? निर्मित गुफाओं में रहते थे। ध्यान रखेंगे ये गुफाओं में रहते थे। मैं आपको बता दिया हूँ किस काल के अंतर्गत रहते थे। गुफाओं में निवास था, ठीक है। अब इस निवास के बाद अलग अलग इसमें रूप दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि इस समय हथियार के भद्दे बनते थे, हथियार या औजार भी बोलिए, क्या बनते थे? भद्दे बनते थे। उसके बाद हथियार अगर भद्दे बनने तो हथियार भद्दे के बाद इसके जो भद्दे पहले हथियार जो बने थे, पहले प्रथम जो हथियार बना था वो क्या बना था? कुल्हाड़ी बना था, ठीक है, कुल्हाड़ी बना था। इसके बाद से अगर देखा जाए हथियार के बाद देखा जाए तो शिकारी जीवन था इन लोगों का, शिकारी जीवन था। ध्यान रखेंगे शिकारी जीवन था। और शिकारी जीवन के उपरांत ये खाद्य संग्रह भी थे कि आज शिकारी करेंगे, आज शिकार करेंगे, अगले दिन कुछ खाने के लिए खाद्य संग्राहक भी इस समय के मानव थे। इस समय के मानव जो थे शिकार के लिए एक पत्थर का प्रयोग करते थे जिनका नाम था क्वार्टिजाइट पत्थर। क्वार्टिजाइट पत्थर, क्योंकि क्वार्टिजाइट पत्थर में देखा जाए जब इस पत्थर का प्रयोग सबसे पहले मानव ने किया था तो इसीलिए पूरा पाषाण काल के मानव को क्वार्टिजाइट मानव भी कहा जाता है। क्वार्टिजाइट मानव भी कहा जाता है। क्वार्टिजाइट मानव के नाम से भी इनको संबोधित चाहे पुकारा जाता है। ये इनके रूप में इतना रख देते हैं। इसमें अलग अलग से देखते हैं कि मानव शिकारी जीवन था और खाद्य संग्राहक थे। इसके प्रमुख जो हथियार थे हैंडेक्स थे और क्लीवर थे, स्क्रबर थे। और देखिए आग की खोज भी इसी काल में हुई है। मैंने बताया कि आग की खोज, इसमें लिख सकते हैं कि आग की खोज भी हुई है। लेकिन आग की खोज की मैं कहानी आपको बता दी। आग की खोज की मैंने कहानी आपको बता दी। और इसका जो प्रमुख स्थल था कि प्रमुख स्थल कहाँ पे है, तो प्रमुख स्थल अगर देखा जाए तो इसका बेल्लारी है। कहाँ है? बेल्लारी इसका प्रमुख स्थल। ध्यान रख लेंगे कि हम लोग डॉक्टर लुबाक महोदय के अनुसार जो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटे थे, जिसको पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अंतर्गत रखते हैं, उसमें भी अलग अलग की विशेषताएं हैं। जैसे पूरा पाषाण काल में प्रकृति निर्मित गुफाओं में रहते थे मानव। उसके बाद से उनके हथियार जो थे बेडोल बनते थे। उसके बाद से शिकारी जीवन था, खाद्य संग्राहक थे, मतलब शिकारी जीवन के माध्यम से अपने आने वाले अगले समय के लिए अपनी दिनचर्याओं का निर्वहन करने के लिए खाद्य संग्राहक भी करते थे। उसके बाद से देखा जाए कि इन्होंने जो शिकारी जीवन के लिए एक क्वार्टिजाइट पत्थर का प्रयोग किया था, मतलब युद्ध करने के लिए शिकारी के जीवन के लिए उन्होंने क्वार्टिजाइट पत्थर का प्रयोग किया गया था। इसलिए पूरा पाषाण काल के मानव को क्वार्टिजाइट मानव के नाम से संबोधित करते हैं या बोलते हैं। उसके बाद से देखते हैं आग की खोज हुई थी। आग की खोज प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पूरा पाषाण काल जो आता है वो भी पूरा पाषाण काल के अंतर्गत अगर देखा जाए कि पूरा पाषाण काल आता है, वहां पे आग की खोज हुई है। और इसके जो प्रमुख स्थान है वो बेल्लारी इसका प्रमुख स्थान है। किसका? पूरा पाषाण काल का। उसके बाद से देखते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में देखा जाए, आपको पता है इसका टाइम पीरियड है 25,000 ईसा पूर्व से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक। देखिए मानव ने इतना संघर्ष किया, लगभग 15,000 वर्षों तक इसने देखा गया कि 15,000 वर्षों तक ये बस मेहनत करते रहे और हथियार जो थे नुकीले बस बनाना प्रयोग किए, नुकीले बनाए और थोड़ा बहुत संशोधन हुआ हथियार में। इसी नुकीले हथियार के बाद अगर देखते हैं इसमें देखा जाए तो दाह संस्कार की प्रक्रिया, दाह संस्कार की प्रक्रिया मध्य पूरा पाषाण काल में ही शुरुआत होती है और नुकीले यहाँ के हथियार बनते हैं, इसको ध्यान रखे रहेंगे। इसके बाद से अगर देखा जाए, बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में, मध्य पाषाण काल जो अगर कहलाता है तो ये संधि काल या संक्रमण काल भी कहते हैं, क्योंकि दोनों कालों को ये जोड़ने का कार्य करता है। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 25,000 अगर नुकीले पत्थर का यहाँ पे प्रयोग नहीं करता मानो, और तो इसका रूप यहाँ पे हम नहीं बता सकते। अगर इसका रूप हमको बताना है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा, और जब इसका पूरा उत्तर हमको देना पड़ेगा कि क्या किया हुआ एट लास्ट में जाके, तो हम आएंगे नव पाषाण काल में। तो इस समय जो मानव था
इस समय इसको मध्य प्रसारण काल को संधि काल या संक्रमण काल भी बोलते हैं। संधि काल, संधि में होता है जुड़ना, संक्रमण में वही बोल सकते हैं जुड़ने के उपरांत संक्रमण काल। संक्रमण काल या संधि काल के नाम से इसको जानते हैं, किसको? मध्य पूर्व प्रसारण काल को। देखिए मध्य पूर्व प्रसारण काल दाह प्रक्रिया है। यहाँ पे जो सुडौल आकृतियों में चाहे जो बेडौल थे, यहाँ पे सुडौल बनने स्टार्ट हो गए थे, नुकीले और सुडौल बनने स्टार्ट हो गए थे। पालिशदार नव प्रसारण काल में हुए, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखेंगे कि जो ये रूप था, एक बार देख लेंगे इसको। जो रूप में अगर देखा जाए तो भारत का अगर देखा जाए इसमें कि मानव अस्थिपंजर भी मिलना भी प्रारंभ हो गया था। किसमें? मध्य प्रसारण काल में मानव अस्थिपंजर मिलना प्रारंभ हो गया था। ठीक है। इसके बाद से देखेंगे कि नव प्रसारण काल में देखेंगे क्या क्या खोज हुई है। नव प्रसारण काल में सबसे पहले अगर देखा जाए तो पहिए का आविष्कार, मिट्टी के बर्तन बनने लगे थे। मिट्टी के बर्तन, देखिए मिट्टी के बर्तन बने हैं। ये पूछता है कि मिट्टी के बर्तनों का निर्माण सबसे पहले खोज कहाँ पे हुई थी? नव प्रसारण काल में हुई थी। लेकिन एक और लॉजिकल ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता में चाक पे प्रयोग करके मिट्टी के बर्तन बनाए गए, और चाक के जो सबसे पहले साक्ष्य मिलते हैं मेसोपोटामिया से ही प्राप्त होते हैं। ये अलग है इसमें, लेकिन जो मिट्टी के बर्तनों की खोज हुई है नव प्रसारण काल में हुई है। पहिए का आविष्कार हुआ है। इसमें देखा जाए तो अगर देखा जाए कृषि, पशुपालन, और इसमें अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है चित्रकला की शुरुआत। अब देखिए, अब यहाँ से मैं एक जोड़ता हूँ कड़ी कि पूरा प्रसारण काल मानव देखिए कैसे अपने जीवन को पहले कर रहा है। सबसे पहले तो एक प्राकृतिक नियम को फॉर्म बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद से अब देखा कि हमको भूख की जरूरत पड़ती है तो शिकारी जीवन अपनाया। शिकारी जीवन के बाद देखा जाए कि किससे हम शिकार करें, उसके लिए पत्थर का प्रयोग किया। उसके बाद से देखा जाए कि अब पत्थर हो गया तो धीरे धीरे उन्होंने आग की खोज कर दी। आग की खोज के माध्यम से अपना प्रमुख स्थान भी बनाया कि हम अपना कहाँ रहें, गुफाओं में किस स्थान पर रहें। उसके बाद से ये तो हमको 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक एक मानव इतना किए थे। ये कार्य अगर देखा जाए तो सेम यहाँ पे भी हुआ है, ही नहीं कि नहीं हुआ है, मध्य प्रसारण काल में हुआ है। लेकिन सेम इसमें संशोधन हुआ है। और इस मध्य प्रसारण काल को देखा जाए तो दोनों को जोड़ने के लिए नव प्रसारण काल को और मध्य पूरा प्रसारण काल को जोड़ने के लिए इस संधि काल या संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। मानव अस्थिपंजर भी मिलना यहाँ से प्रारंभ हो गए थे, और यहाँ पे जो हथियार थे नुकीले बनने हो गए थे, सुडौल बनने हो गए थे, और दाह संस्कार की प्रक्रिया मध्य प्रसारण काल से ही शुरुआत होती है। ठीक है। इसके बाद से देखते हैं कि नव प्रसारण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। ठीक है। और मिट्टी के बर्तन बने। मिट्टी के बर्तन देखिए, चाक पे मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता से बनते हैं। कलात्मक मिट्टी के बर्तन अगर वो देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता से। और कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं नव प्रसारण काल से मिलते हैं। पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं नव प्रसारण काल से। और चित्रकला को जब इनकी सारी आपूर्ति पूरी हो गई, देखिए जैसे घर भी बन गया इनका, और पहिए का आविष्कार कर लिए, मिट्टी के बर्तन भी बना लिए, कृषि भी कर लिए, पशुपालन भी कर लिए, तो कहीं ना कहीं इनको समय भी मिलता था। अब इनको यह था कि हम अपने हृदय भंग को कैसे शांत करें, तो इनके मन में एक विचार आया था कि चलो चित्रकला हम कर देते हैं। तब चित्रकला की उत्पत्ति होती है। चित्रकला की उत्पत्ति इधर भी हो जाती थी, लेकिन इधर मानव अपने में ही व्यस्त था, अपने आप को एक क्रमबद्ध दे रहा था, अपने आप को एक तरीका दे रहा था रहने के लिए, अपने आप को हर चीज की जानकारी इकट्ठा कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे जानकारी ये इकट्ठा होती गई, और इकट्ठा होते होते जब उनको पता चला कि हमारे पास सब चीज उपलब्ध है, तब अपने हृदय भंग को शांत करने में लगे थे। इससे पहले तो खुद ये अशांत थे, खुद ये चिल्लाते थे। लेकिन उसके बाद ये चित्रकला की उत्पत्ति यहाँ से नव प्रसारण काल में होती है। अब देखिए, पूछता है कि भारत में चाहे भारत की चित्रकला कितने वर्ष पुरानी है, तो वो है 5000 वर्ष पुरानी। ध्यान रख रहे हैं कैसे कि अभी नव प्रसारण काल का मैंने आपको समय बताया था कि 10,000 से लेके कितना 3000 ईसा पूर्व तक। अब देखिए ईसा पूर्व है। अब देखिए ईसा पूर्व का मतलब कि ये है। और अभी देखा जाए कि भारतीय चित्रकला का अगर पूछा जाए समय, भारतीय चित्रकला का समय अगर देखा जाए तो कितने 5000 वर्ष पुराने हैं। ठीक है। और 5000 वर्ष से पुराने, ईसा पूर्व नहीं है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ईसा पूर्व में चले जाते हैं, लेकिन 5000 ईस्वी है, नहीं सॉरी 5000 वर्ष है। अब ये 3000 ईसा पूर्व हो गई। अब अभी का जो समय चल रहा है 2022 चल रहा है, तो 2022 का मतलब कि 2000 ईसा पूर्व ईस्वी ये हो गया। अब देखिए 2000 ईस्वी हो गया। मान लीजिए कि एक ईस्वी इधर से आ रही है, यहाँ से 2000 की ईस्वी चल रही है, इसको मान लेते हैं ट्रेन चल रही है।
ठीक है। और यहाँ से भी एक ट्रेन चल रही है जिसको 3000 ईसा पूर्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये कहते हैं कि ईसा पूर्व, देखिए ईसवी पूर्व दिख रहा है कि नहीं, ये ईसवी पूर्व एक ट्रेन है, इसमें अच्छे से लिख देते हैं 3000 ईसवी पूर्व, अब इसमें लिखते हैं 2000 ईसवी, ठीक है। अब इधर से एक पॉइंट से ट्रेन चलती है, इसका तो पॉइंट है, इधर से भी एक पॉइंट से ट्रेन चलती है, तो दोनों ट्रेन एक ही पॉइंट से चल रही है, और एक ट्रेन का नाम है ईसा पूर्व और दूसरी ट्रेन का नाम है ईसवी। अब दोनों ट्रेनों की अगर बात करें कि अगर हम इसमें दोनों की दूरी तय करते हैं, दोनों ट्रेनों की जब आपस में टकराएंगी तो मान लीजिए कि बिंदु ए से इतने से कोई ट्रेन इधर जा रही है, कोई ट्रेन इधर आ रही है, तो अब इसकी दूरी नापने के लिए एक काम करते हैं कि दोनों को ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से और यहाँ तक जो ट्रेन है इसकी दूरी जब ऐड करते हैं तो दोनों की दूरी निकल जाएगी। इसी तरह देखा है तो 2000 और 3000 ईसा पूर्व को क्योंकि अलग अलग विपरीत राशि के हैं तो विपरीत राशि को जोड़ देते हैं, तो विपरीत है तो विपरीत में भी ट्रेन की जो दिशाएं होती है जोड़ दी जाती है कि उसकी दूरी हमको कंप्लीट पता चल जाए, तो इसको क्या करते हैं 5000 ईसा पूर्व मानते हैं। यूरोपीय जो चित्रकला है वो 7000 ईसा पूर्व है, और कला की बात करते हैं तो 7000 ईसा पूर्व कला भी है, लेकिन भारतीय चित्रकला 5000 वर्ष पुरानी है। ये हो गया इतना, और इसमें हम लोगों ने देखा। इसके बाद से भी देखते हैं अलग अलग क्या इसमें खोज की गई थी, उसको एक बार हम देख लेते हैं। इतने में समझ में आ गया होगा आप लोगों को, समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है। इसको मिटाते हैं, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि समझ में नहीं आया। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका एक ट्रायली क्लास समझ लीजिए, बहुत सिंपल है। अभी तो आपको मुगल जब पढ़ाएंगे तो मुगल का एक अलग ही मैप पे होगा, उसका एक अलग तरीका होता है मैप पे पढ़ाने का। जैसे चित्रकला का मुगल का अलग होता है, अभी मैं इसको लास्ट में बता दूंगा कैसे मुगल किस तरह पढ़ना है, आपके दिमाग में छपेगा कैसे हो। आते हैं इसमें कि अभी देखते हैं कि हमने प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था, चाहे नव पाषाण काल था, इसको समझा। समझने का था एक कड़ी को हम लोगों ने जोड़ा, अब कड़ी के माध्यम से कुछ क्वेश्चन भी हम लोग कलेक्ट किए। उसके बाद से देखते हैं कि आते हैं कि यहाँ पे खोज के बारे में देखते हैं। शिला चित्रों की बात करते हैं तो शिला चित्रों की खोज अलग अलग हो गई है। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि एक ASI की स्थापना होती है, भारतीय अनुसंधान विभाग जिसको बोलते हैं, पुरातत्व विभाग बोलते हैं, सॉरी पुरातत्व विभाग बोलते हैं। इसकी स्थापना 1861 में कनिंघम ने किया था। देखिए कनिंघम ने इसकी स्थापना कर दी, इसको टॉपिक हम नहीं पढ़ा रहे हैं लेकिन बस इसकी बात कर रहे हैं। जब 1861 में इसकी स्थापना करते हैं तो जितने भी स्थल अगर खोजे जाएंगे, स्थल के अगर खोजे जाएंगे वो 1861 से पहले नहीं खोजे जाएंगे 1800 से बाद ही खोजे जाएंगे। तो इस तरह से एक ऑप्शन हम लोग भी काट सकते हैं कि मान लीजिए पूछ रहे कि इस स्थल की खोज कब हुई थी, तो उसमें 1854 अगर दिया है तो उसको ऐसे ही क्लियर कर देंगे कि ये गलत है, क्योंकि 1851 से पहले कोई खोज हुई नहीं, पुरातत्व विभाग खोज किया ही नहीं। तो इसमें देखते हैं कि 1863 से, ठीक है, 1863 से यहाँ पे खोज स्टार्ट होती है, ठीक है, भारत में। तो 1863 में अगर खोज स्टार्ट होती है तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो पाषाणकालीन जो खोज हुई थी, तो सबसे पहले पाषाणकालीन खोज 1863 में पल्लावरम, ठीक है, पल्लावरम से हुई है। तो देखिए पल्लावरम से जो हुई है इसको ध्यान रखेंगे, जब ये पल्लावरम से इसकी खोज हुई है तो पल्लावरम से खोज के उपरांत अगर देखा जाए तो प्रस्तर युग के औजार खोजे गए थे। प्रस्तर, ठीक है, पत्थर के ही, कुछ दूसरा नहीं, प्रस्तर या पाषाण के औजार खोजे गए थे। अब देखिए औजार खोजने का जो कार्य किए थे ब्रूसफुट नामक विद्वान ने किया था, ब्रूसफुट नामक विद्वान ने किया था, इसलिए इसे पाषाणकालीन क्या बोलते हैं, पितामह के नाम से, चाहे पिता के नाम से बोलते हैं, चाहे पाषाणकालीन पिता कहे जाते हैं, कौन, ब्रूसफुट। लेकिन वनली पाषाणकालीन कहे जाते हैं, ध्यान रखेंगे, प्रागैतिहासिक काल नहीं कह सकते हैं क्योंकि पाषाणकाल की खोज किए थे। प्रागैतिहासिक काल में तो अलग अलग आते हैं रूप उसके। तो पाषाणकालीन औजार की जो खोज किए थे ब्रूसफुट ने किया था, इसलिए पाषाणकालीन पिता भी कहा जाता है, पाषाणकालीन पिता के नाम से जानते हैं। ये हो गया। ये कब किए थे, 1863 में। 1863 के जस्ट उपरांत अगर देखा जाए तो 1865 में, ठीक है, दो विद्वान थे, HV वाइने, ठीक है, यही थे, नहीं HV वाइने नहीं थे, हाँ सॉरी HV वाइने थे, HV वाइने ने गोदावरी नदी के किनारे से
गोदावरी नदी के किनारे से ध्यान रखेंगे, गोदावरी नदी के किनारे से पैथान नामक स्थान से लिखेंगे, पैथान नामक स्थान से फासिल, जिसको जीवाश्म बोलते हैं, फासिल जिसको जीवाश्म की खोजी की थी। ठीक है, जीवाश्म की खोज कब करते हैं? 1865 में एच.वी. वाई ने गोदावरी नदी के किनारे जो पैथान नामक स्थान होता है वहां से इन्होंने फासिल चाहे जीवाश्म की खोज की थी। कौन? एच.वी. वाई ने। ध्यान रख लेंगे इनका, एच.वी. वाई ने गोदावरी नदी के किनारे से गए थे और ब्रुसफुट विद्वान थे पल्लावरम के जो प्रस्तर या प्रसारणकालीन औजारों की खोज किए थे। कब किए थे? 1863 में। जस्ट 2 साल बाद देखा जाए तो 1865 में एच.वी. वाई ने इसकी खोज की थी। किसकी? गोदावरी नदी के किनारे पैथान नामक स्थान से फासिल चाहे जीवाश्म की खोज की थी। इसमें देखेंगे कि 1868 के बाद अगर आते हैं तो 1865 के बाद आते हैं तो 1865 के बाद 1868 आते हैं। 1868 में 2 विद्वान थे। एक कौन थे? एक अगर देखा जाए तो कैप्टन बीचिंग और वैलेंटाइन, ये दोनों महोदय ने देखा जाए तो चक्रधरपुर से, ठीक है, चक्रधरपुर से देखा जाए तो चक्रधरपुर से इन्होंने प्रसारणकालीन औजार की खोज की थी, अवशेष प्राप्त किए थे। कहां से? चक्रधरपुर से। अब देखिए चक्रधरपुर से जो प्रसारणकालीन अवशेष खोजते हैं, कौन से? प्रसारणकालीन अवशेष खोजते हैं। तो प्रसारणकालीन अवशेष खोजने के बाद ये देखते हैं कि जब 1868 में इसकी खोज करते हैं तो इसकी खोज के बाद अगर देखा जाए तो इसको पूरा प्रसारण काल या नौ प्रसारण काल का भी मानते हैं, मानते हैं किसको? ये जो कैप्टन बेलिंग और वैलेंटाइन ने चक्रधरपुर से प्रसारणकालीन औजार खोजे थे, अवशेष खोजे थे 1868 में, इसको पूरा प्रसारण काल या 9 प्रसारण काल के अंतर्गत भी इसको रखते हैं। आते हैं सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये लगभग लास्ट होगा, इसके बाद से हम लोग फिर दूसरा बताएंगे। देखिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें देखेंगे कि चित्रकला की खोज, ध्यान रखेंगे चित्रकला की खोज की अलग बात है। और इसमें देखेंगे कि चित्रकला की खोज यहाँ पे होती है भारत में सबसे पहले 1880 में 2 भाई थे जिनका नाम था आर्चिबाल्ड कार्लाइल व काकबर्न। ये दोनों भाई थे और दोनों भाइयों ने एक शिला चित्रों की खोज की मिर्जापुर नामक स्थान से। देखिए एक स्थान था मिर्जापुर जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पूछा भी कई बार कि मिर्जापुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। तो मिर्जापुर में देखा जाए तो इन्होंने मिर्जापुर के अंतर्गत एक बिंद पर्वत है, बिंद पर्वत के अंतर्गत अगर देखा जाए, बिंद पर्वत के अंतर्गत कैमूर पहाड़ी श्रृंखला से 100 से अधिक शिला चित्रों की खोज करते हैं, अब देखिए क्या होता है कि जो बिंद पर्वत है ये भारत का एक नक्शा देख लेंगे, ये भारत का मान लीजिए, गलत बनना है, तेजी हो गई ना इसलिए थोड़ा गलत बनना है। ये भारत का अगर नक्शा बन गया तो इस नक्शे में यहाँ पे होता है हमारा मिर्जापुर, यहाँ पे मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, तो यहाँ से होते हुए ये बिंद पर्वत श्रृंखला आई है। तो बिंद पर्वत श्रृंखला को इस तरह बांट देते हैं और इस तरफ बिंद पर्वत श्रृंखला होगी, मान लेते हैं कि बिंद पर्वत श्रृंखला है। इसी बिंद पर्वत श्रृंखला में एक पूरी बिंद पर्वत श्रृंखला ध्यान रखेंगे। और इसी श्रृंखला को अगर देखा जाए तो कई भागों में बांटा जाता है। जैसे यहाँ पे अगर देखा जाए क्षेत्र के हिसाब से इसे कैमूर पहाड़ी श्रृंखला बोलते हैं, कैमूर पहाड़ी श्रृंखला, अलग अलग इसको नाम हो जाते हैं। तो इसको ये नहीं कि पूरा बिंद पर्वत की खोज किए थे, बिंद पर्वत श्रृंखला पर्वत है उसके अंतर्गत कैमूर पहाड़ी श्रृंखला की इतने से खोज किए थे। कौन? आर्चिबाल्ड कार्लाइल दोनों भाई और काकबर्न, ठीक है। और 100 से अधिक शिला चित्रों की यहाँ पे खोज करते हैं, इसको ध्यान रखे रहेंगे। अब ये नहीं कि बिंद पर्वत की खोज कर देंगे, नहीं,
विंध्य पर्वत की नहीं, ये पूरा विंध्य पर्वत हो गया है। इसके अलग अलग पहाड़ी श्रृंखला है, तो उसमें कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के अंतर्गत अगर देखा जाए तो विंध्य पर्वत में कैमूर पहाड़ी श्रृंखला है, उसकी शिला चित्रों की खोज किसने किया था? आर्चीवल क्लाइल और काकबर्ड ने किया था। ठीक है, इसके बाद से देखते हैं कि जब ये कर दिए थे तो इन्होंने ये देखा जाए तो जब ये खोज कर दी तो भारत में सबसे प्राचीनतम, ध्यान रखेंगे, भारत में सबसे पहले चित्रकला की खोज अगर देखा जाए, सबसे पहले चित्रकला की खोज कहाँ हुई थी? मिर्जापुर में हुई थी। मिर्जापुर या उत्तर प्रदेश में बोल सकते हैं, प्रथम बार। लेकिन सबसे प्राचीन जो साक्ष्य मिलते हैं चित्रकला के भारत में सबसे प्राचीन चित्रकला के साक्ष्य अगर मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? मध्य प्रदेश से मिलते हैं। ध्यान रख रहेंगे। अब देखिए मध्य प्रदेश पूछ देता है यहीं पे क्वेश्चन कि अगर पूछ दे कि भारत में, आप लोग कहेंगे सबसे पहले तो मिर्जापुर में हुआ है, लेकिन जब उसके राशि से अंकन करें, पूछ दे कि सबसे पहले प्रागैतिहासिक कालीन चित्रों की खोज कहाँ पे हुई थी, तो सबसे पहले की बात करें, खोज की बात करें, जैसे सबसे पहले गुफाओं में खोज आपको पता है कि बाघ गुफाओं की खोज हुई थी 1819 में। सेम उसी तरह इसको पार्टिकुलर पूछ रहा है कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले प्राचीन नहीं सबसे प्रथम जो चित्र कहाँ खोजे गए थे? मिर्जापुर में खोजे गए थे। लेकिन सबसे प्राचीन चित्र कहाँ पे पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में, भीमबेटका होशंगाबाद कहेंगे, मध्य प्रदेश में मिलते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन, लेकिन सबसे पहली बार चित्रकला की खोज मिर्जापुर में हुई थी, जो विंध्य पर्वत के अंतर्गत कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के अंतर्गत अगर देखा जाए 100 से अधिक शिला चित्रों की खोज दो भाइयों ने, आर्चीवल क्लाइल और काकबर्ड ने 1880 में किया था, जो मिर्जापुर में स्थित है। ये हम लोग का एक सेशन हो गया। इसको और डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे और आने वाले भी इसमें जो भी स्थल है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में उसका कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप समझ नहीं पाएंगे। एक रूप ये है कि जैसे हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। मुगल कालीन अगर आपको समझ में ना आता हो तो मुगल कालीन समझने का सबसे बेस्ट उपाय है कि उसको दो भागों में बांटिए, 3 भागों में बांटिए। जैसे मान लेते हैं कि एक हम ग्राफ बनाते हैं, ये ग्राफ बन गया। ठीक है, 1 मिनट, ये हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है, ये ग्राफ बनने के उपरांत देखेंगे तो इसमें पहले लिखेंगे कि ये चित्रकला का ग्राफ है। ठीक है, इसको ग्राफ पे समझना क्या है, कितना आसान है। ये चित्रकला का ग्राफ है। चित्रकला में देखेंगे तो यहाँ पे बाबर को रखेंगे पहले। इस पे अगर मैप पे समझ गए तो बहुत बेस्ट होगा, क्योंकि किसी भी चीज को मैप पे समझने की कोशिश करिए। जैसे जितने भी प्रागैतिहासिक केंद्र, कला केंद्र है, कोशिश करें कि सभी को मैं मैप पे ही बताऊं कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत न हो। तो इसमें बाबर आता है, बाबर के बाद हुमायूं आता है। ठीक है, हुमायूं के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे जहांगीर आता है, सॉरी अकबर आता है। ये चित्रकला की बात करें, अकबर के बाद यहाँ पे आता है जहांगीर। जहांगीर के बाद आता है यहाँ से शाहजहां। शाहजहां के बाद आता है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब आता है। अब देखिए इस ग्राफ से हम क्या दर्शाना चाहते हैं। अब देखिए मुगल चित्रकला शैली को कैसे समझना है। इसका मतलब कि वंश की स्थापना यहाँ से हो गई। अब हम टॉपिक नहीं चेंज करें, बस समझाने का तरीका कि थोड़ी कम समय में आपको बता दें कि कैसे किस तरह पढ़ना है आपको। तो बाबर ने वंश की स्थापना की, मुगल वंश की। लेकिन चित्रकला की उत्पत्ति देखा जाए तो हुमायूं के समय में हुई थी। लेकिन हुमायूं के समय में अच्छे से नहीं होने के कारण थोड़ा ऊंचाई पे ग्राफ चलते हैं कि अकबर के समय में हुई थी, क्योंकि विशेष महत्व देखा जाए सभी चित्रों को अकबर ने दिया था, तो अकबर के समय में हुई थी। और धीरे धीरे अकबर के बाद देखा जाए तो जहांगीर के समय में भी ये आ गई। इसको हम स्वर्ण काल बोलते हैं। जब ऊंचाई को उड़ गई तो क्या है, स्वर्ण काल कहते हैं। सेम इसी तरह साहित्य पे भी चलेंगे और स्थापत्य को भी इसे ही समझेंगे। इसके अंतर्गत अलग अलग चित्रकार आते हैं। बेहजाद है, इसमें आते हैं मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी। अकबर के समय बसावन, मिस्किन और अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, और मीर सैयद अली। जहांगीर के समय में अलग अलग चित्रकार आते हैं, इनको स्वर्ण काल में रखते हैं। इसके स्वर्ण काल के बाद देखा जाए तो धीरे धीरे शाहजहां के काल से पतन स्टार्ट हो जाता है। तो इस पतन के बाद देखा जाए तो औरंगजेब सीधे डाउन हो जाता है। इसके समांतर आ जाता है कि जैसे ये स्टार्ट किए थे उसी तरह इसका खत्म भी कर देते हैं औरंगजेब। इस मैप से समझेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो मुगल चित्रकला शैली में पहले भी मैं बहुत लोगों को ये भी जानकारी नहीं होगी कि शासक कैसे किस तरह रखे जाते हैं। शासक को भी रखने का तरीका रखिए, साहित्य को भी, इसके स्थापत्य को भी और इसकी चित्रकला को भी रखिए। इस तरह रख के अगर पढ़ेंगे, कहीं भी पढ़िए,
अपने से सेल्फ स्टडी भी करिए, लेकिन इस ग्राफ का प्रयोग करके करिए, बहुत आसानी आपको हो जाएगी पढ़ने में, अच्छा समझने में और याद करने में भी। ठीक है, ये हो गया एक थीम। उसके बाद से स्थापत्य को सेम वैसे ही बांटेंगे, स्थापत्य को भी और साहित्य को भी वैसे बांटेंगे। अगर देखिए अभी इसका डिटेल्स जितने भी वीडियो मिलेंगे वो जैसे लाइव क्लासेज अभी चल रही हैं, लगभग आज क्लासेज स्टार्ट हो गई हैं और स्टार्ट के तौर पे हम लोग देखेंगे तो सब बेसिक क्वेश्चनों को लेके ही अभी पुटअप कर रहे हैं। बेसिक क्वेश्चंस हो गए, चाहे बेसिक जानकारियां हो गई, बेसिक पेपर हो गए, जैसे 80-90 टोटली पेपर हुआ है, BFA MFA चाहे KBS NBS सबके जितने पेपर हुए हैं उसके अंतर्गत उसको सॉल्व करा के और उसको एक बेसिक मान के ही तो क्या बोलते हैं चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पुटअप किया है। मैंने इस क्वेश्चन को एक पढ़ाया था कि देखिए वो पूछा है कहाँ पे, उत्तराखंड के एक पेपर में पूछा है TGT में। मैंने पढ़ाया था कि कला को 2 भागों में बांटते हैं। देखिए कला जो है, कला को देखा जाए तो कला को 2 भागों में बांटा गया था। एक होती है ललित कला, एक होती है उपयोगी कला। ध्यान रखेंगे, उपयोगी कला। देखिए ये तो हमको आंतरिक भाव, चाहे आंतरिक भाव का एक सुख अनुभूति करती है कि हम देखते हैं तो हमको कुछ ना कुछ भाव या कुछ ना कुछ हमको ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमको अनुभूति उसकी होती है। लेकिन उपयोगी कला जो होती है ये हमको भौतिक सुख या आर्थिक सुख प्रदान करती है। देखिए और इसमें क्वेश्चन उत्तराखंड में क्या पूछा था, उत्तराखंड में ये पूछा था निम्न में से कौन सी कलाएं जो होती है भौतिक सुख प्रदान करती है। ये भी कह सकता है, ये भी कह सकता है निम्न में से कौन सी कलाएं हैं जो हमारे आर्थिक दिनचर्या को सुख प्रदान करती है, तो उपयोगी कला ही है। अब देखिए अब कला हो गई, उपयोगी कला हो गई। इससे पहले भी देखा जाए तो अष्टाध्यायी में कलाओं को 2 भागों में बांटा गया था, चारु कला और कारू कला। चारु कला के अंतर्गत ललित कला आती है और कारू कला के अंतर्गत कौन सी आती है, उपयोगी कला आती है। अब शांति निकेतन की कहानी सुन लीजिए। शांति निकेतन में कहानी थी, हम टॉपिक नहीं चेंज करें, बस इसको छेड़ रहे हैं, थोड़ा उसको जा रहे हैं बताने के लिए। शांति निकेतन में यह था कि चित्रकार बहुत अच्छे से चित्रकारी कर रहे थे। एक स्थिति ऐसे आ गई कि चित्रकार वहां से प्लान करने लग गए। नंदलाल बोस को देखा नहीं गया। नंदलाल बोस ने कारू संघ की स्थापना कर दी, कमाओ खाओ, ठीक है, अपने चित्रों के माध्यम से कमाओ खाओ। तो कारू संघ की स्थापना नंदलाल बोस ने कर दी, ठीक है। और ये हो गया इतना ही। आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि अभी रखेंगे तो बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, आप लोग भी देख नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं इसको यहीं पे रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ सर हमको समझ में आ गया। और जिनको भी क्लासेज में जुड़ना है वो मैसेज या कॉल कर सकते हैं। और उसके उपरांत जितने भी डिटेल्स हैं मैं आपको सिंपल बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह क्लास चल रही है कंटिन्यू क्लास और क्विज क्लासेस पे हम लोग ज्यादा फोकस नहीं करते हैं। बेसिक क्वेश्चनों को इसी एप्लीकेशन पे पेपर के माध्यम से कराया जाता है और उसके बाद से क्विज कराया जाता है। वाइस सेशन के माध्यम से आपको पर डे 3 से 4 चित्रकारों को मेरा लाइव सेशन चलेगा, उसको भी 3 से 4 चित्रकारों को पर डे रात 10 से लेकर रात 11 बजे तक चलती है। उससे पहले भी एक क्लास होती है एक टीचर के माध्यम से जो 1 घंटे का वाइस सेशन लेते हैं। उनके माध्यम से देखा जाए तो किसी यूरोपीय चित्रकला से ली, अच्छा किसी विशेष टॉपिक पे उस पर क्लास होती है। जैसे कोई बच्चा डिमांड कर दिया कि हमको सर इस संबंधित एक क्लास चाहिए, तो उसको मुझे सूचना दी जाती है और सूचना के उपरांत उस पर एक टॉपिक बनता है, उसको हम वॉइस सेशन में क्लियर करा देते हैं या वीडियो सेशन मिला देते हैं। मतलब कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। तीसरी बात यह कि जितने भी डिस्कशन के जो चैप्टर हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग प्रीवियस ईयर के सभी पेपर को मेंशन कर रहे हैं। उस पेपर के हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं कि कैसे किस तरह क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। टीजीटी का ज्यादा कोई लेवल हार्ड नहीं है, लेकिन हम लोग एक ऐसे दिशा में जा रहे हैं कि उसको हार्ड बनाते जा रहे हैं। मैंने एक अपने आल ग्रुप में यूपी टीजीटी पीजीटी आर्ट में मेरा आल ग्रुप है, उसमें मैंने 125 बेसिक क्वेश्चन का एक रिसर्च किया था। उसमें मैंने बहुत पढ़े हुए बच्चों को देखा कि बेसिक क्वेश्चन में 80-85 नंबर ही जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो हाई पे जा रहे हैं। टीजीटी उतना हाई पूछता नहीं। सिंपल एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया था, कला के ललित कला के कितने भेद होते हैं? बहुत से बच्चों ने 5 लगाया था। अंधाधुन है बस। पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए कि ललित कला के भेद और ललित कला के प्रकार में अंतर क्या है। वहां पे गलतियां की थी तो फिर वहां से सीखी मिली थी कि बेसिक बच्चों का तैयार नहीं है। अगर बेसिक आपने तैयार कर लिया, मैं इसलिए बेसिक बोलता हूँ, बेसिक तैयार कर लिया तो 90 नंबर तो बेसिक के आपके ऐसे ही मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर और बेसिक। देखिए बेसिक किसे को आते हैं? जो आपकी नॉलेज हो, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हो। जैसे मान लीजिए कि किसी के बारे में मतलब मैं यहाँ पे हूँ तो आप लोग दूर से ही कहेंगे कि शेखर राहुल सर पढ़ाते हैं, चाहे शेखर सर पढ़ाते हैं और यहाँ से पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, क्विज चलाते हैं।
ये आपने दूर से ही देखा तो मेरी एक बेसिक जानकारी आपने देख लिया। अब मेरे फैमिली, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये सब पता करेंगे, एक डीपली जानकारी हो जाएगी। तो एग्जामिनर भी सेम दूर से यही देखता है कि वो व्यक्ति है क्या, उसके बारे में ज्यादा डीप जाता ही नहीं है, इसलिए बेसिक क्वेश्चनों पे ज्यादा फोकस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितनी बार पुटअप किया है कि बाघ गुफाएं किस जिले में स्थित है। बस उसको एग्जामिनर को दूर से दिखाई दे रहा है कि बाघ गुफाएं कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में। कितनी बार इसको पूछा है, उसके डीप कहाँ गया है। बेसिक क्वेश्चन पे क्लियर करेंगे तो 80-90 नंबर तो ऐसे आ जाएंगे, 80 नहीं 90 प्लस नंबर आएंगे। और बाकी 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं कि चित्रकार से संबंधित, चाहे विशेष क्वेश्चन से संबंधित सरप्राइज हो जाते हैं। 5-7 क्वेश्चन तो आप कभी भी नहीं हल कर पाएंगे। ठीक है, इस बार की मेरिट भी जाने वाली है। कहीं भी पढ़िए, स्वच्छ पढ़िए और सुंदर पढ़िए। मतलब कहने का मतलब कि कोई सस्पेंस वाला मत पढ़िए। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास के लिए आप लाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं करना है क्योंकि मेरा खुद का ये एप्लीकेशन है, इसमें लाइव जो रिकॉर्डेड वीडियो है सब आपको इसमें उपलब्ध हो जाती है। तब तक के लिए सबको बायोटेक केयर और सबको सुप्रभात, क्योंकि कभी नाइट होती ही नहीं है। हमको पढ़ना है तो सुप्रभात ही पढ़ना है, सो के हमको पढ़ना नहीं है। ठीक है, सभी को बायोटेक केयर पुनः।